एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। और सेकंड पार्ट में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है एबनॉर्मल मोलर मास। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, हम अपनी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर चुके हैं और आज के वीडियो में हम एबनॉर्मल मोलर मास और वेंट ऑफ फैक्टर को ले रहे हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं एबनॉर्मल मोलर मास से। सो हमारी हेडिंग है एबनॉर्मल मोलर मास। सो बेसिकली हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में स्टडी किया कि हम किस तरह से किसी गिवन सॉलिड का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करेंगे। नाउ अगर हमें एक्यूरेट मोलर मास कैलकुलेट करना है तो दो कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट नेचर का होना चाहिए। सो सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। और सेकंड कंडीशन की हम अगर बात करें तो जो हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनको सॉल्यूशन में या आप कहें सॉल्वेंट में जाने के बाद एसोसिएशन और डिसोसिएशन शो नहीं करना चाहिए। सो सॉल्यूट शुड नॉट बी एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव इन नेचर। तो ये दो प्रॉपर्टीज अगर किसी आपकी सॉल्यूट के पास है तो वहां पर आपका जो मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन उस सॉलिड का होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। बट अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी वोलेटाइल होती है, उसका वायलेशन हो जाता है, तो आपका जो गिवन सॉल्यूट होगा वो एक्यूरेट मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन में हेल्पफुल नहीं होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए आता है उसी मोलर मास को हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। सो इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन हमें एबनॉर्मल मोलर मास मिलता है। ठीक है, तो हमें पता चल चुका है कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में हमें एबनॉर्मल मोलर मास मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन का केस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले रहे हैं इन केस ऑफ डिसोसिएशन। In case of dissociation, so suppose हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं like NaCl सोडियम क्लोराइड। जैसे ही आप इसको H2O में डालते हैं so इसका क्या हो जाता है? डिसोसिएशन हो जाता है। दैट इज Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। सो NaCl हमारा वाटर में जाते ही साथ ही डिसोसिएट हो गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्मेशन हो गई। नाउ अब मान लिया कि यहाँ पर क्या हुआ? डिसोसिएशन हुआ है। पहले आपका एक 1 मोल NaCl प्रेजेंट था, वाटर में जाने के बाद आपका 1 मोल Na पॉजिटिव बन गया और 1 मोल Cl नेगेटिव बन गया। टोटल मिला के वो 2 मोल हो गया राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में आपका 1 मोल है। जब आप मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने गए थे तो आपने 1 मोल के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर वेट फाइंड किया था, लेकिन जब आपका डिसोसिएशन हो गया तो ये आपका क्या हो गया? 2 मोल्स में कन्वर्ट हो गया। तो आपका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो चेंज हो गया है। इनिशियली 1 था और अब आफ्टर डिसोसिएशन वो 2 हो चुका है। जैसे ही आप यहाँ पे आफ्टर डिसोसिएशन इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो आपका जो मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, यही है आपका केस। सपोज आपने KCl लिया है, सेम क्राइटेरिया आपका वहाँ पे भी फॉलो होगा। ठीक है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, आप इसको इस फॉर्म में भी समझ सकते हैं कि इनिशियली आपने क्या किया? मान लिया किसी 2 मॉलिक्यूल्स को लिया और आपने उसको कहाँ डाल दिया? सॉल्वेंट में डाल दिया। नाउ सॉल्वेंट में जाने के बाद वो मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर गए, डिसोसिएशन। तो वो 2 से सपोज कितने हो गए? 4 हो गए डिसोसिएशन होने के बाद। तो अगर आप देखेंगे ये आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन है, और ये वाले क्या थे आपके? सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। सो आफ्टर डिसोसिएशन डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, बिफोर डिसोसिएशन डिफरेंट पार्टिकल्स हैं।
तो ये जो हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये डायरेक्टली रिलेट करता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से। तो हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर डिसोसिएशन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है और बिफोर डिसोसिएशन वो वैल्यूज़ डिफरेंट है, क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर पे, सॉलिड पार्टिकल्स के नंबर पे। अब यहाँ पे क्या हो गया, नंबर चेंज हो गया, नंबर यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे आपके कम हो गए, ठीक है। तो इसको किस तरह से, इस जो हमारे पास ये चेंजेस हुए हैं इसको डिफाइन किया था वेन टॉफ ने, और उन्होंने इसको डिफाइन करने के लिए हमें दिया वेन टॉफ फैक्टर। सो उन्होंने वेन टॉफ फैक्टर में क्या बताया कि वेन टॉफ फैक्टर का सिंबल है आई, और ये रेशियो होता है आपका ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड जो आपका डिसोसिएशन के बाद आपको मिली ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव अपॉन जो आपका डिसोसिएशन से पहले थी नॉर्मल कॉलीगेटिव, ठीक है। सो यहां पे हमने किया आफ्टर डिसोसिएशन, और ये आपका आया बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है। सो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जो आपकी चेंज हुई हैं बिफोर आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन, उसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, वेन टॉफ फैक्टर कहते हैं। सो वेन टॉफ फैक्टर यहाँ से डिफाइन किया जा सकता है दैट इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी टू दैट ऑफ नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, और वी कैन से इन केस ऑफ डिसोसिएशन इट इज द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी दैट वी आर ऑब्जर्व्ड आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज बिफोर डिसोसिएशन। सो ये रेशियो हमारा वेन टॉफ फैक्टर होता है। नाउ अगर हम बात कर रहे हैं वेन टॉफ फैक्टर आई की वैल्यू की यहाँ पर, तो इसको हम मोलर मास से भी रिलेट कर सकते हैं। देखिए आपको हमने ऑलरेडी बताया है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। सो आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, देखिए इसी फॉर्मूले में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और कर सकते हैं, लाइक ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। सो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। इट मीन्स अगर ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपका ऑब्जर्व्ड है, सो मोलर मास आपका कैसा होगा, नॉर्मल मोलर मास, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना रिलेशन, तो ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है तो इसका रिलेशन किसके साथ बनेगा, नॉर्मल वाले के साथ। देन नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, सो ऑब्जर्व्ड मोलर मास। सो हमारे पास वेन टॉफ फैक्टर का जो फिनोमिना है और जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ मोलर मास भी आ जाता है, इन टर्म्स ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी आ जाता है, और जिसको हम एसोसिएशन या डिसोसिएशन की फॉर्म में डिस्कस करना चाहें उस टर्म में भी हम इसे दे सकते हैं। सो ये हमारा वेन टॉफ फैक्टर होता है, ठीक है। सो हमें आई पता चल गया, वेन टॉफ फैक्टर हमारा क्या है, ठीक है। सो हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे इसे वेन टॉफ फैक्टर। नाउ अब जो वेन टॉफ फैक्टर है, वेन टॉफ फैक्टर की आप जैसे ही अप्लाई करते हैं अपने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूलेज में, तो आपका जो मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन होता है वो एक्यूरेट मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन होता है। सो हम कह सकते हैं कि जो वेन टॉफ फैक्टर है ये हेल्पफुल है फाइंड करने में आपका एक्यूरेट मोलर मास। सो आपको अगर एक्यूरेट मोलर मास कैलकुलेट करना है ऐसे केसेस में जहां पर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा हो, तो आपको यूज करना पड़ेगा आई फैक्टर यहाँ पे, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका। सो हम देख रहे थे कि हम डिसोसिएशन का केस स्टडी कर रहे हैं, और डिसोसिएशन के केस में हमने NaCl या KCl का एग्जांपल लिया था, ठीक है। अब सपोज हमने क्या किया, NaCl का एग्जांपल लिया और हमने देखा कि बिफोर डिसोसिएशन NaCl का वैल्यू है 1, ठीक है। कंसंट्रेशन आपका क्या था, 1 मोलर था। सो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का कंसंट्रेशन 0 हुआ, क्योंकि इनिशियली तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बने ही नहीं होंगे। अब बात करते हैं आफ्टर डिसोसिएशन। मान लिया कि आफ्टर डिसोसिएशन 1 में से आपका अल्फा पार्ट डिसोसिएट हो गया, ठीक है। सो अगर आपका अल्फा पार्ट डिसोसिएट हुआ है तो जो पार्ट डिसोसिएट हुआ है वही तो बन के आया है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में। तो आपका कितना पार्ट बना है, अल्फा पार्ट Na और अल्फा पार्ट Cl नेगेटिव। सो आई आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। सो आफ्टर डिसोसिएशन, जब डिसोसिएशन हो गया तो हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स कौन कौन बचे, देखिए एक तो अल्फा ये होगा, एक अल्फा ये हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं।
और 1 माइनस अल्फा, मतलब कि अल्फा पार्ट डिसोसिएट होने के बाद इतना सॉल्यूट तभी भी तो बचेगा। सो ओवरऑल हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बिफोर डिसोसिएशन था 1। तो यहाँ से हमारा जो आई का वैल्यू आएगा वो आएगा 1 प्लस अल्फा। सो आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। और अगर आप अल्फा निकालना चाहें यहाँ से डिसोसिएशन, तो वो कितना हो जाएगा आई माइनस 1। ठीक है। सो पर्टिकुलरली इन केस ऑफ NaCl हमारे पास आई का वैल्यू आ गया 1 प्लस अल्फा और अल्फा का वैल्यू आ गया आई माइनस 1। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि डिसोसिएशन की। सो डिसोसिएशन के केस में आप देख सकते हैं कि जब डिसोसिएशन हो रहा है तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का इनहेंसमेंट हुआ है वो इंक्रीज कर रहे हैं, और डिसोसिएशन से पहले उनकी वैल्यू कम थी। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमें आई की वैल्यू बतानी है कि आई की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें पता है आफ्टर डिसोसिएशन जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, और बिफोर डिसोसिएशन जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी 1 है। तो आई शुड बी ग्रेटर देन 1। आई की वैल्यू आपकी क्या आएगी 1 से ज़्यादा आएगी इन केस ऑफ डिसोसिएशन। तो अब हम केस लेते हैं एसोसिएशन का। सो इन केस ऑफ एसोसिएशन मान लिया क्या होगा कि सपोज हमारे पास 3 पार्टिकल्स थे और अब हमने उनको आपके सॉल्वेंट में डाल दिया, सपोज वाटर। जब वो वाटर में जा रहे हैं तो वो एसोसिएट हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। तो 3 थे तो मान लिया वो जुड़ के कितने बच गए 2। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि आपके जो आफ्टर डिसोसिएशन थे वो थे 2, बिफोर डिसोसिएशन कितने थे 3। तो ये जो वैल्यू आएगा आपका आई का यहाँ पे, ये वैल्यू आएगा लेस देन 1। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि इन केस ऑफ एसोसिएशन आई तो 1 से कम होगा, इन केस ऑफ डिसोसिएशन ये वैल्यू 1 के से ज़्यादा होगी। बट ऐसा केस जहाँ पे ना तो एसोसिएशन हो ना डिसोसिएशन हो, वहाँ पे आई का वैल्यू इक्वल टू 1 होगा। तो ये हमारा एक तरह से ट्रेडमार्क सेट हो जाता है यहाँ पे कि आई लेस देन 1 इन केस ऑफ एसोसिएशन, however it is greater than 1 in case of dissociation, and it is equal to 1 in case of in that case where there is no association or dissociation। ठीक है, ये तो बात हुई आई की बात की। अब पर्टिकुलरली हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि कौन से ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं हमारे जो एसोसिएट हो सकते हैं। सपोज एसिटिक एसिड। नाउ ये हमारा क्या है, एसिटिक एसिड हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टी है कि एसिटिक एसिड में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, H बॉन्डिंग होनी है। सो H बॉन्डिंग होने की वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो गए। सो बिफोर एसोसिएशन ये 2 थे, बट आफ्टर एसोसिएशन ये कितने हो गए हैं, एक ही मॉलिक्यूल हो गया है। तो जब मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन हो रहा होगा तो इसका वैल्यू 120 हो जाएगा। सो एसोसिएशन की केस में आपका एब्नॉर्मल मोलर मास होगा 120, एक्चुअली इसका मास 60 होता है। सो एसोसिएशन हो जाएगा यहाँ पे। अब एसोसिएशन हुआ तो आप आई फाइंड करेंगे आफ्टर एसोसिएशन और बिफोर एसोसिएशन। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास। तो हमने यहाँ से एसोसिएशन, डिसोसिएशन और ऐसे केसेस जहाँ पर कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होता है उसके लिए हमने वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ा। जैसे ही वेंट ऑफ फैक्टर को हम अपने ओल्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूलेज में अप्लाई करते हैं तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, एक्यूरेट मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, सो ऐसे केसेस जहाँ पे भी आपका एसोसिएशन और डिसोसिएशन है, आपको मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना हो तो आपको वेंट ऑफ फैक्टर अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी तक हमारे पास जो यहाँ पे एक नोट में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज जो आई है वो ये आई है कि अगर एसोसिएशन हुआ है तो आई का वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगा, जहां पर एसोसिएशन या डिसोसिएशन दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसे केसेस में आई का वैल्यू 1 होगा, और ऐसे केसेस जहां पे डिसोसिएशन हुआ है वहां पर आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। और ये आई हम कैसे फाइंड करेंगे, आई हमारा हो जाएगा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव का मीनिंग है कि जब आपने डिसोसिएशन या एसोसिएशन करवा दिया उसके बाद क्या आया। ठीक है, मोलर मास के टर्म में ये हो जाएगा नॉर्मल मोलर मास अपॉन
ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी हमारा आई की आएगी। अब जब आई आ जाएगा, एसोसिएशन, डिसोसिएशन और जिस ऐसे केसेस जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इन केसेस में हम अपने ओल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वेंट ऑफ फैक्टर अप्लाई कर देंगे। तो जितने भी फॉर्मूले हमने अभी तक पढ़े हैं चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, हम उनमें वेंट ऑफ फैक्टर अप्लाई करेंगे। तो अब हम रिकॉल कर लेते हैं अपनी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। सो हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता था वो होता था पी नॉट ए माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स पी। नाउ इस फॉर्मूले में आप वेंट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे और ये हो जाएगा आपका आई एक्स बी। सिमिलरली जब आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का फाइंड करेंगे तो आप वेंट ऑफ फैक्टर अप्लाई करेंगे। अब लास्ट केसेस में आपने वेंट ऑफ फैक्टर अगर अप्लाई नहीं किया, मतलब कि इससे पहले जो केसेस थे, क्योंकि वहां पर ना तो एसोसिएशन था ना डिसोसिएशन था, और जहां पर एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होता है वहां पे आई का वैल्यू 1 होता है। तो अगर आप आई 1 ले लेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगा। बट इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन आपको वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1 से कम या ज्यादा मिलेगा, तो आपको आई अप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड एक्यूरेट मोलर मास। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर से आप आई फैक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे एंड इन ऑर्डर टू फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, आई हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सिमिलरली थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सो आई एंड द लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो अब हमारे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो ओल्ड फॉर्मूले थे उसमें हमने वेंट ऑफ फैक्टर अप्लाई किया अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है तो जब हम बात करते हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन की, तो किसी किसी केसेस में हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी फाइंड करना पड़ता है। तो हम इसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम डिफरेंट केसेस लेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिसमें हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन ले रहे हैं। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। सो इन केस ऑफ डिसोसिएशन, अगर डिसोसिएशन का केस है तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने एग्जांपल लिया NaCl वाटर में गया तो डिसोसिएट हो गया। नाउ जब डिसोसिएशन नहीं था हुआ था, मीनिंग बिफोर डिसोसिएशन, तो ये था 1 मोलर, ये तो बने नहीं होंगे डिसोसिएशन से पहले। ओके, सो आफ्टर डिसोसिएशन, जब डिसोसिएशन हो गया होगा तो सपोज इसका अल्फा पार्ट डिसोसिएट हो गया, तो अब ये कितना बनेगा, अल्फा पार्ट ये बनेगा और अल्फा पार्ट ये बनेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू वेंट ऑफ फैक्टर, I is your observed colligative property upon normal colligative property, or you can say that number of solute particles after dissociation and before dissociation. So after dissociation जब हो गया तो solute particles कितने बचे, ये और ये भी आएगा क्योंकि ये तो बचा ही आएगा तभी भी। So 1 minus alpha plus alpha plus alpha upon before dissociation is 1. So 1 plus alpha equal to I. Now I is I minus 1. So in case of NaCl आपका जो अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा वो I minus 1 हो जाएगा। बट अगर आप दूसरा कोई सॉल्ट ले लें तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम दूसरा सॉल्ट लेते हैं इसमें। सपोज अब हमने क्या किया, NaCl की जगह हम अपना सॉल्ट चेंज कर देते हैं। NaCl की जगह हमने सॉल्ट चेंज कर दिया, हम ले रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। सो CaCl2 जब ब्रेक होगा तो इस तरह से ब्रेक होगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। नाउ ये पार्ट था 1 0 और 0, ये तो हमें पता है। अब इसमें से सपोज अल्फा पार्ट डिसोसिएट हो गया, ये भी हमें पता है डिसोसिएट हुआ। बट आप देख सकते हैं जब आपका 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड डिसोसिएट हो रहा है तो आपका 1 मोल तो कैल्शियम आयन बनता है, पर डबल क्वांटिटी में Cl नेगेटिव बनता है। तो अगर अल्फा पार्ट डिसोसिएट हुआ है 1 में से तो अल्फा पार्ट तो कैल्शियम आयन बनेगा, बट Cl नेगेटिव आपका डबल बनेगा 2 अल्फा। तो अब I के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन, सो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन 1, तो ये हो जाएगा I प्लस 2 अल्फा, सॉरी I प्लस 2 अल्फा, दिस इज 1 प्लस 2 अल्फा,
सो आई विल बी 1 प्लस 2 अल्फा, और अल्फा का वैल्यू आपका आएगा आई माइनस 1/2। तो केस टू केस ये वैल्यू क्या होती है हमारी, चेंज होती जाती है। तो ये केस हमारे थे जहां पे हमने क्या किया था, डिसोसिएशन किया था। अब हम केस लेते हैं जिन केसेस में हमारा क्या होगा, एसोसिएशन होगा। तो एसोसिएशन के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम। अभी हमने थोड़ी देर पहले एसिटिक एसिड लिया था और हमने देखा था एसिटिक एसिड के केस में एसोसिएशन होता है। तो अब हम एसिटिक एसिड से रिलेटेड एग्जांपल्स ले लेते हैं। सो सपोज इन केस ऑफ एसोसिएशन, एसिटिक एसिड लिया आपने, 2 मॉलिक्यूल लिए एसिटिक एसिड के, और जब ये एसिटिक एसिड आपने लिया है तो हमने बताया था कि इसका डाइमर बन जाता है। तो डाइमर बनाने की जगह हम इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं, इस फॉर्म में। सो बिफोर एसोसिएशन, जब एसोसिएशन नहीं हुआ था, सो बिफोर एसोसिएशन ये क्या होगा, 1 मोलर। अच्छा, यहाँ पे आपको 2 मोल्स दिया है, आप चाहो तो 2 मोल से भी सॉल्व कर सकते हो, बट हम स्टैंडर्ड लेते हैं 1 मोल का। तो हम 1 मोल के रिलेशन में बना के ही इस फॉर्मूले को बना रहे हैं, ठीक है। 2 से भी करोगे तो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम स्टैंडर्ड 1 मोल से ले रहे हैं। सो इनिशियली तो बना नहीं होगा, 0। जब एसोसिएशन हो गया होगा, सो आफ्टर एसोसिएशन, जब ये एसोसिएट हो गया, तो मान लिया एसोसिएशन का जो हुआ, अल्फा पार्ट एसोसिएट हुआ, तो हमने वो माइनस कर दिया, भाई इतना पार्ट तो एसोसिएशन में चले गया। तो जब आपका एसोसिएशन हुआ तो वो कितना बना होगा, आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, आपने स्टार्ट किया था 2 मोल से, अगर आपका इनिशियली 2 मोल था तो रिएक्शन होने के बाद कितना बच रहा था, 1। तो अगर आपने यहाँ से अल्फा पार्ट डिसोसिएट किया है तो कितना बचेगा, उसका आधा, दैट इज अल्फा बाय 2, ठीक है। आधा हो रहा है ना, 2 से 1 हो गया तो अल्फा का अल्फा बाय 2 हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू आई, after association, so after association we have 1 minus alpha plus alpha by 2 upon before association 1. Now this will be 1 minus alpha by 2. So your I will be 1 minus alpha by 2 and alpha will be alpha by 2 equal to 1 minus I and alpha equal to 2 1 minus I. तो यहाँ से आपका ये अल्फा हो जाएगा। सो अगर आप क्या करें, कोई और केस ले रहे हैं, सपोज किसी में ट्राइमर बन रहा है या कुछ और बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला अपना सेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर फार्मूला रट के जाना है, ठीक है, रटना नहीं है, हमें यहाँ पे सीखना था। तो हमने सीखा किस तरह से इसको हम बना सकते हैं। नाउ अब हमें क्लियर हो गया है कि एबनॉर्मल मोलर मास हमारा कब आता है, जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो। और एसोसिएशन और डिसोसिएशन में अगर हम एक्यूरेट मोलर मास यूज करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहेंगे, तो हमें यूज करना पड़ेगा वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर हमारा आई होता है, जो कि रेशियो है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है इन केस ऑफ डिसोसिएशन, एसोसिएशन के केस में ये वैल्यू लेस देन 1 होती है। आई को हमें अप्लाई करना पड़ेगा सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले में, ताकि हम एक्यूरेट मोलर मास फाइंड कर सकें एसोसिएशन डिसोसिएशन के केस में। और एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन भी फाइंड कर सकते हैं, मीनिंग हम अल्फा भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये था थ्योरेटिकल पोर्शन। अब हम आते हैं इनके न्यूमेरिकल्स पार्ट पे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 ग्राम ऑफ KCl डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजेज एट -0.24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन KCl का वेट WB दिया है आपको यहाँ पे 0.5 ग्राम, WA वाटर का भी वेट गिवन है, कितना उसमें था 100 ग्राम। और यहाँ पे जो KCl का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है KCl का आपका 39 और इसका होता है 35.5, दैट इज 74.5। ये मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा KCl का। नाउ TF पेंशन किया है आपको -0.24 डिग्री सेल्सियस। TF नॉट ऑलरेडी हमें नोन होता है 0 डिग्री सेल्सियस, सो डेल्टा TF विल बी TF नॉट माइनस TF, दैट इज 0 डिग्री माइनस -0.24 डिग्री सेल्सियस, सो इट विल बी 2.24 डिग्री सेल्सियस। नाउ वी हैव टू फाइंड I, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड I। हम इसमें वेंटर फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ वी नो डेल्टा TF इज I KF WB अपॉन WA इंटू MB इंटू 1000। ये हमारा क्या होता है, डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है। सो I के लिए फॉर्मूला हो जाएगा I विल बी डेल्टा TF
WA MB अपॉन KF WB इंटू 1000. तो डेल्टा TF इज 0.24, WA is 100, MB is 74.5 and your KF is 1.86. WB is already mentioned, that is 0.5 gram into 1000. बस अब हम इसको सॉल्व कर देंगे. सो it will be 0.24 multiplied by 74.5 and this will be 5, 1.86 into 5. So 5 into 5, 5, 5, 5 into 5, 5 4 is 20, 5 9 is 45. Okay, 14.9, 1.86. So 8 4 is 36, carry 3, 8 2 is 16, 8 4 is 32. Okay. So 14.9 multiplied by 0.24 is 9 4 is 36, carry 3, 4 4 is 16, 3 9 5. 3.576, 1.86. So 186, 357.6. So it will be around 1.92. So I will be 1.92. और वो भी हमें क्लियर होना चाहिए. बट KCl की अगर हम बात करते हैं तो ये डिसोसिएट होता है K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में. सो इसका थ्योरेटिकली वैल्यू विल बी I इक्वल्स टू 2 एंड कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो वैल्यू आया 1.92 आया. सो नाउ वी हैव 1.92. I विल बी 1.92. नाउ वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज आयनाइजेशन. सो डिसोसिएशन हुआ है तो KCl के लिए हम फार्मूला डायरेक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम बनाएंगे. जैसे हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम हर केस के लिए फार्मूला बना सकते हैं अल्फा का. तो अगर हम बात कर लेते हैं KCl की, तो KCl डिसोसिएट होता है K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. सो बिफोर डिसोसिएशन, जब डिसोसिएशन नहीं हुआ था, दिस वन. आफ्टर डिसोसिएशन अल्फा पार्ट डिसोसिएट हुआ तो बना भी अल्फा. I विल बी, ये हमने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है. सो 1 प्लस अल्फा इक्वल टू I एंड योर अल्फा विल बी I माइनस 1. ये हमने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले लिया था. सो अल्फा I हमारा 1.92 है, माइनस 1 दैट इज 0.92 और परसेंटेज अल्फा में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 92%. सो योर आंसर विल बी 92%. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन. So benzoic acid is your solute and benzene is your solvent. Now benzoic acid is C6H5COOH and its molecular weight will be 72 plus 5 plus 44 plus 1. So it will be 77, 78, 82, 122 gram per mole. Okay. Now what we have to find, we have to find percentage association alpha in terms of percentage. So what we have given, WB 2 gram, WA 25 gram and depression in freezing point delta TF is 1.63 Kelvin. Molar depression constant is 4.9, that is KF 4.9 and we have to find percentage association. But before percentage association we have to find I, like we did in last question. Okay. So delta TF is I KF WB upon WA into MB into 1000. So I will be delta TF WA MB upon KF WB into 1000. So I equal to delta TF is 1.63 and WA is 25 gram, MB is 122 and KF is KF is around 4.9 and WB is 2 gram and multiply by 1000. ठीक है. तो अब हमें इसे सॉल्व करना है. ओके.
So 61 and this one is 25 into 61 in 1.63 and 4.9. So 61 multiplied by 25, 5 1 5, 30, 2 1 2, 2 6 12, 5 2 5, 1525 multiply by 1.63, 3 5 15, 3 2 6 7, 3 5 15, 4 6 5 30, 6 2 12, 3 15, 1 6 5 30, 30, 1 3 9 and it will be 5 2 5 1. So 5 5 is 15, 8 4 2, so 2485.75, 2485.75, 1.63, okay. 2485.75 multiply by 4900. Okay, so 2485 4900 and it will be around 24.85. 49 2485 24.85, so 0.248 555 5 9 45 4 5 4 20 24 8.4 9 49 50 around 8. So it will be around 0.508. 5 8 40, 5 7 35, 0.506. 0.506. So I will be 0.506. Now, so in case of benzoic acid, the formation of dimer of benzoic acid should be like this. So first of all, I will be 0.506. Now this one is your benzoic acid dimerized to form, ठीक है. So after before association 1 0 and after association, ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसे कि आपने एसिडिक एसिड में किया था. So your I will be 1 minus alpha plus alpha by 2 upon 1, that is 1 minus alpha by 2. So alpha by 2 is 1 minus I, 1 minus 0.506 alpha upon 2. So alpha upon 2 will be 9.494, alpha will be 2 4 ja 8, 2 9 ja 18, 9, 2 4 ja 8 and 9, 0.998. Percentage alpha will be around 99.8%. ओके, सो इस तरह से ये क्वेश्चन जो हमारे होते हैं एसोसिएशन डिसोसिएशन के, इस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाता है. सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है दैट व्हाट मास ऑफ NaCl बी डिसॉल्व्ड इन 65 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर फ्रीजिंग पॉइंट बाय 7.5 डिग्री सेल्सियस. सो वी हैव टू फाइंड WB. अब इसमें हमें दिया है 65 ग्राम ऑफ वाटर, तो WAB दिया है 65 ग्राम. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 7.5 होगा, क्योंकि बोला है जब NaCl को आप डिसॉल्व करते हैं 65 ग्राम वाटर में तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका डाउन हो जाता है और वो हो जाता है 7.5 डिग्री सेल्सियस. KF और I भी हमें मेंशन किया गया है, वो दोनों की वैल्यू सेम है 1.86. WB हमें फाइंड करना है. नाउ वी नो दैट डेल्टा TF इक्वल्स टू I KF WB अपॉन WA MB इंटू 1000. ये हमारा I का वो ये फार्मूला होता है. अब हमें फाइंड करना है WB, तो WB का फार्मूला हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा, डेल्टा TF WA MB I KF इंटू 1000. सो WB फाइंड करते हैं अब हम. डेल्टा TF हमें मेंशन किया गया है 7.5 और WA हमारा दिया गया है हमें 65. MB हमारा होता है, MB हम लेंगे NaCl का मॉलिक्यूलर वेट होता है 58.5 अपॉन I की वैल्यू है 1.86 और इसकी वैल्यू भी 1.86 से डिवाइडेड बाय 1000.
तो कितना हमारा NaCl का वेट हमें रिक्वायर्ड होगा इस चीज़ के लिए, वो हमारे यहाँ से फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं इसकी। तो 1.86 मल्टीप्लाई बाय 1.86, 6 is 14, 51, 6 is 6, 11, 48, 68, 14, 6, 8, 1, 6, 9, 15 and 3. So 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. This will be 3.459, which can be written as 3.46. 3.46 into 1000 and 7.5, 65, 58.5. Then 58.5 multiplied by 7.5, 5 5 is 25, carry 2, 42, 29, 35, 5, 40, 5, 7, 18, 3, 4, 1, 2, 438.75. 438.75 multiplied by 65. 438.75 multiplied by 65. So 5 5 is 25, carry 2, 5 7 35, 37, 3, 5 8 is 40, 43, 4, 5 3 is 59, 21, 6 5 is 30, 6 7 is 42, 45, 4 52, 5 6 3 is 23, 2, 6 4 is 24, 26. So 5 7 8 11, 5 8 2, 1 2, 2 8 5 1 8, 2 8 5 1 8.7 डिवाइड कर देंगे हम 1000 से, तो ये आ जाएगा आपका 28.5 के अप्रॉक्स आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3.46 विल बी 346 डिवाइडेड बाय 2850। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8 से करते हैं अगर हम अराउंड 8 से 40, 285 100 ठीक है। हाँ 8 6 48, कैरी 4, 8 4 32, 36, कैरी 3, 8 3 24, 27, 0. So it will be around 8.2 gram. Okay, so your amount of NaCl required for the following question will be 8.2 gram. तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपका एक किसी और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आता है तो भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन मेंशन है या नहीं है। अगर वो मेंशन है इसमें इस तरह से तो आपको आई का यूज़ करना है। अगर आपका इस तरह से मेंशन नहीं है तो आप नॉर्मल वे में आप अपने पुराने फॉर्मूले से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले के थ्रू इनको कर सकते हैं। तो अब हमारी सॉल्यूशन यूनिट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आने वाले लेक्चर में हम एक नई यूनिट के साथ आपके सामने आएंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इन वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।